नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत साथियों सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, लेकिन आज हम राष्ट्रपति पर चल रहे हैं और राष्ट्रपति के बारे में हमने कुछ अध्ययन भी किया था। आगे हम राष्ट्रपति के जो बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है वहीं पर चल रहे थे और उसके बारे में हमने 2 अनुच्छेदों का गहन अध्ययन किया था। आज तीसरे पे चलते हैं। आप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी को मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए साथियों, पहले देखते हैं। हमने आपको पिछली क्लास में अनुच्छेद 52 के बारे में बताया था और इसमें मैंने बताया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान है। देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रावधान है। ये हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। 53 नंबर आर्टिकल भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसमें सिंपल प्रावधान है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं और अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। मैंने बताया था आपको कि चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति अधिकांशतः तो अधीनस्थों की सलाह पर ही कार्य करता है, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। परंतु कुछ जगह वो स्वयं भी निर्णय लेता है। कहां कहां पर स्वयं लेता है, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी 54, 78 और 111 अनुच्छेद की। ये हम सब देख चुके हैं। अब हम चलेंगे आज अनुच्छेद 54 पर और 55 और आगे देखते हैं साथियों। चलिए सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 54 में क्या प्रावधान। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संबंधी प्रावधान। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? निर्वाचक मंडल। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जो किससे मिलकर बनता है? संसद व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। तो ये जो निर्वाचक मंडल है किससे मिलकर बनता है? यह निर्वाचक मंडल संसद व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि इसमें निर्वाचित सदस्य हैं। ये बात आपके दिमाग में कंप्लीट हो जानी चाहिए। संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब साथियों इसमें कुछ ऐड किया गया था 70वें संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा। तो क्या ऐड किया गया था, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो क्या इसमें जोड़ा क्या गया? 70वें संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा इसमें जोड़ा गया निर्वाचक मंडल में 1995। ये ध्यान रखना है आपको। निर्वाचक मंडल में दिल्ली व पांडिचेरी के, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के, आज पुदुचेरी कहते हैं कि मतलब मैं पांडिचेरी लिख रहा हूं, कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ये बात भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए साथियों। अब इसका मतलब है आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं पर रहेगा। पहली बात कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में? 54 में। निर्वाचक मंडल किससे मिलकर बनता है? संसद व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से। अब तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इसमें दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों कब जोड़ा गया? तो 70वें संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा जोड़ा गया। 3 बातें हैं 54 में। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। और आपको ये सारी बातें कैसे हुआ सर, कैसे हुआ का मतलब मेजोरिटी के बारे में कोई बात नहीं, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं।
ये बेटा कैसे का मतलब नहीं होता है, इसमें दोहरा बहुमत प्लस राज्यों की अनुमति चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जब कभी भी परिवर्तन करना पड़ता है तो उसमें राज्यों की अनुमति भी, राज्य विधानसभा की भी अनुमति चाहिए। तो वो वाला प्रावधान है, तो 368 की प्रक्रिया के तहत होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वो डिटेल में 20वें भाग में पढ़ेंगे और मैं लास्ट में भी आज बता दूंगा, आप क्लास में बने रहिएगा तो पक्का आपको ये भी नॉलेज मिल जाएगी। आप तनाव ना लीजिए, प्रक्रिया भी बता दूंगा, लेकिन लास्ट में, क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन का डर है इसलिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब 55 पर आते हैं, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में जो प्रावधान है वो है राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति का। राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, अब ये बात तो क्लियर है ये सबको कि अनुच्छेद 55 में किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति की निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अब ये निर्वाचन रीति क्या है, इसको मैं पेन बदल के लिख देता हूं, आपको इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि बेसिकली निर्वाचन रीति के बारे में आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन रीति है मैं पहले बोलकर सुना देता हूं, उसमें कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। कैसे होता है, अब नोट कीजिए, काफी बच्चे जुड़ रहे हैं ऐप से, सारे बच्चों को मेरा स्वागत, और आप सभी ढंग से लीजिए। तो नोट करना है, मैंने कहा ना कि थोड़ा लिखते भी चलना है, इसमें मोटी मोटी बातें लिखते चलना। तो बेसिकली है राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। अब इसमें आपको 3 शब्द दिख रहे हैं। गुप्त मतदान तो जानते हैं कि गुप्त मतदान कैसा होगा, गुप्त होगा। जैसे जीएस मिल क्या कहते हैं, खुली मतदान प्रणाली की बात करते हैं, लेकिन जो जर्मी बेंथम है गुप्त मतदान प्रणाली की बात करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, इसमें थ्योरी भी आनी चाहिए। तो गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन कौन करते हैं, जीएस मिल या जर्मी बेंथम, जल्दी से बताइए। देखो कुछ बच्चे लिख के बताएंगे, देखो कौन बताता है। मैंने अभी बताया भी आपको कि गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन बेंथम करते हैं, मिल तो बेंथम करते हैं गुप्त का, खुली का कौन करते हैं, जेएस मिल। अब ये बात भी ध्यान रख लेना साथ साथ, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब ये तो हो गया गुप्त मतदान प्रणाली, यानी कि इसमें ओपन करने की जरूरत नहीं, कोई पूछ नहीं सकता कि आपने किसको वोट दिया है, बताना भी नहीं है। जैसे भारत के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में गुप्त मतदान प्रणाली होती है। अब इसमें 2 शब्द और हैं, एक तो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, कौन सा है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दूसरा शब्द है एकल संख्यणीय मत प्रणाली। ये 2 शब्द हैं, पहला ये वाला शब्द, दूसरा ये शब्द। तो ये 2 शब्दों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अब पहले तो मैं मौखिक रूप से सुना देता हूं, फिर मैं लिखित में भी बताऊंगा, आप तनाव न लीजिए। 2 शब्द दिख रहे हैं आपको ब्रैकेट में, इनको थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार जीतने के लिए उम्मीदवार को एक निर्वाचित कोटा प्राप्त करना होगा। क्या प्राप्त करना होगा, निर्वाचित कोटा, यानी कि निश्चित संख्या में मत प्राप्त करने होंगे। ये नहीं है जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त हो गए वो विजय घोषित नहीं होगा, उसे जीतने के लिए निश्चित प्रतिशत मतों का प्राप्त करना होगा। ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब है इसमें जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे यानी कि एमपी एमएलए होंगे, वो बेसिकली चॉइस के आधार पर मतदान करेंगे, पसंदगी के आधार पर मतदान करेंगे। ऐसे लिखेंगे, जिस उम्मीदवार को 1 नंबर भी दे सकते हैं, दूसरे को 2 नंबर 3 नंबर ऐसे डालेंगे, यानी कि पसंदगी के आधार पर मतदान करेगा निर्वाचक मंडल के सदस्य, यानी कि इसके मतदाता जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे तो कैसे वोट डालेंगे, पसंदगी के आधार पर। अब ये बातें तो समझ आ गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या है, जीतने के लिए एक निश्चित प्रतिशत में वोट प्राप्त करने होंगे, यानी कि कोटा प्राप्त करना होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब है इसमें पसंदगी के आधार पर मतदान करना होगा। पसंदगी का मतलब क्या है, यानी कि क्रमांक लिखना होगा आगे, भाई आपका उम्मीदवार का पसंद नंबर 1 कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है, 3 नंबर कौन सा है, ऐसे। ठीक है, ये
तो उम्मीदवार के आगे ये भी लिखना होगा कि आपकी उसको पसंदगी क्या है, वरीयता क्या है, आपको वरीयता डालनी होगी, आप सबसे पहले किसको प्रेफर कर रहे हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो इसमें ये एकल संगणीय मत प्रणाली, इसमें वरीयता डाली जाती है। उम्मीदवार को वोट डालते समय एक ही पर मोहर नहीं लगाई जाती है, एक ईवीएम पे क्लिक नहीं किया जाता है, इसमें पसंदगी डालनी होगी, आगे वरीयता लिखनी होगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे। ये बात आपको समझ आ गई। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, पहले आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को। चलिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का क्या मतलब? इसका मतलब है उम्मीदवार को जीतने के लिए कोटा प्राप्त करना होगा। क्या प्राप्त करना होगा? कोटा। और कोटे का सूत्र क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली वेद मतों की संख्या बटा रिक्तियों की संख्या, इधर +1 और इधर +1, ये ध्यान रखना है। क्या है कोटे का सूत्र? ठीक है ना, वेद मतों की संख्या बटा रिक्तियों की संख्या, फिर नीचे +1 है और फिर साइड में +1 है। अब इसको नोट कर लीजिएगा कोटे का सूत्र क्या है, तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं आपको ये बना देता हूं, ये कोटे का सूत्र है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहा गया कि उम्मीदवार वही जीतेगा जीतेगा उसी को घोषित किया जाएगा जो वेद मतों की संख्या के इस फार्मूले के तहत कोटा प्राप्त करेगा। जनरली ये कोटा जो है, सामान्य शब्दों में कहें तो 50% +1 वोट का है, यानी कि उसे 50% से एक वोट अधिक प्राप्त हो जाएगी, तभी उम्मीदवार को विजय घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बात सबको समझ आ गई, कोटा का सिंपली ध्यान रखना है, सिंपल भाषा में ये, लेकिन हमारे संवैधानिक भाषा में ये कोटा है। अब इस कोटे के लिए क्या है, हमारे यहाँ जो मतदान प्रणाली अपनाई जाती है, आप सभी को पता है, राष्ट्रपति में जो बेसिकली एमपी और एमएलए वोट डालते हैं, एमपी एमएलए एक वोट नहीं डालते हैं, अब उनका मत मूल्य रहता है, भारित मतदान प्रणाली है। अब मतों की संख्या है, मत का मतलब क्या है, यहाँ भारित मत है। अब भारित मत का मतलब क्या है वो भी सुन लेना। यहाँ पर वोट कौन डालते हैं? एमपी एमएलए। और इनकी वोट कैसे रहती है? भारित मत मूल्य रहता है। भारित मत मूल्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वोट वैल्यू अलग अलग रहती है, कि अलग अलग मत मूल्य रहता है। सिंपल है, हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर एमपी एमएलए का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। अब मैं फिर दोबारा से समझाऊंगा, आपको समझने की कोशिश करना। जनसंख्या के आधार पर एमपी एमएलए का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब है जो एमपी एमएलए जितने जनता से निर्वाचित होगा उसका मत मूल्य उतना ही होगा। विशेषकर एमपी का तो समान है, लेकिन एमएलए का क्या है? अलग अलग है, क्योंकि यूपी का एमएलए है जो अधिक जनसंख्या द्वारा निर्वाचित होता है, जबकि राजस्थान है, सिक्किम है, उसके छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ कम जनसंख्या से एमएलए निर्वाचित हो जाता है। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति आप जानते हैं पूरे भारत का है। अब एक एमएलए 12 लाख वोटों से जीत रहा है, एक एमएलए कुल 10,000 वोटों से जीत रहा है। अब दोनों का मत मूल्य समान नहीं हो सकता ना, इसलिए बेसिकली ऐसा प्रावधान किया गया। तो जनसंख्या के आधार पर मत मूल्य का निर्धारित। लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या भी कौन सी अपनाई जाती है मत मूल्य निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति का? 1971 की जनसंख्या। अब आपके दिमाग में फिर आएगा कि सर इतनी पुरानी जनसंख्या क्यों? हमारे यहाँ तो 2001 और 11 के आंकड़े भी हैं, ये तो बहुत पुराना हो गया। इसका साथियों रीजन है कि आप जानते हैं जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम। आप जानते हैं कि साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को अपनाया, उत्तर भारत को नहीं अपनाया। अब एक तो बेचारों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम अपनाया, ऊपर से उनकी वोट वैल्यू और कम हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया। इसलिए 1971 की जनसंख्या को आज तक राष्ट्रपति के मत मूल्य का जो एमपी एमएलए का निर्धारण का आधार बनाया गया है। क्योंकि एक तो जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम चलाएं, कम बच्चों वाला सिस्टम को लागू करें, दूसरा ये हो जाए कि बेसिकली उनका मत मूल्य ही कम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए जनसंख्या कौन सी अपनाई जाती है? 1971 की। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें एमपी के मत मूल्य का कैसे निर्धारण होता है, एमएलए का कैसे होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले हम एमएलए का निर्धारण करते हैं कि एमएलए का मत मूल्य कैसे निर्धारित होता है। चलिए, एमएलए का मत मूल्य कैसे निर्धारित होता है?
सिंपल है, राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित एमएलए भाग 1000। क्या होता है, फार्मूला क्या है, राज्य की जनसंख्या बटा निर्वाचित एमएलए, एमएलए की संख्या टोटल जो भी है भाग 1000। इस फार्मूले से 1971 की जनसंख्या के आधार पर एमएलए का मत मूल्य निर्धारित कर लिया जाता है। अब इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, 1000 का ऐसे भाग देकर के निकाला जाता है मत मूल्य। अब अलग अलग राज्यों का मत मूल्य जो है अलग अलग है। यूपी का सबसे अधिक है, यूपी का 208 है। यूपी का कितना है, 208। अगर 1971 की जनसंख्या के आधार पर देखें, सिक्किम का मात्र 7 है, सिक्किम का सबसे कम है, ये सबसे अधिक है यूपी के एमएलए का। तो यूपी वाले एमएलए जो क्यों ज्यादा मतों से चुनते हैं, इसलिए यूपी वाले का क्या है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक इसी का है। और सबसे कम किस एमएलए का है, एमएलए यूपी का तो सबसे अधिक है और सबसे कम सिक्किम का है। अब ये आपको ध्यान रखना है, आप निकालेंगे मैथमेटिक्स से इतना ही बैठेगा, आप निकाल भी सकते हैं लेकिन साथियों याद ही रहना चाहिए, ज्यादा बेटर यही रहता है कि याद रहे। राजस्थान का 129 है, अगर राजस्थान से संबंधित है तो 129 ध्यान रखना है। राजस्थान का कितना है, 129। अलग अलग राज्यों का अलग अलग है, आप लंबी चौड़ी लिस्ट स्वयं भी देख सकते हैं नेट से जाकर भी, साथियों इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने की है। फिर क्या है, पंजाब का 116 है, दिल्ली का 58 है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, पंजाब का 116, दिल्ली का 58, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें आप तनाव नहीं लेंगे भाई, अलग अलग राज्यों का अलग अलग निकलता है, हरियाणा का अलग है, तो बेसिकली क्या है, नागालैंड का 9 है, मिजोरम का 8 ही है। तो अलग अलग राज्यों का आप अलग अलग निकाल कर देख सकते हैं, इसमें परेशानी होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको सारी बातें पता रहनी चाहिए। इसके बाद साथियों हम आते हैं एमपी का मत मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। एमपी का भी बहुत इजी फार्मूला है, मैं वो भी बता देता हूं। एमपी का मत मूल्य, मत मूल्य, एमपी का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, वोट वैल्यू, अंग्रेजी में लिख देते हैं वोट वैल्यू ऑफ एमपी, कंफ्यूजन नहीं। इसमें रहता है समस्त भारत के एमएलए के मत मूल्य का योग, भारत के जितने भी निर्वाचित एमएलए हैं के मत मूल्य का योग, भाग भाग किसका देंगे, निर्वाचित सांसद टोटल, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के आ जाएंगे, लोकसभा को एलएस, राज्यसभा को आरएस, ये दोनों आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से भाग देकर हम एमपी का मत मूल्य निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एक बार फिर समझा देता हूं आपको सरल भाषा में। समस्त भारत के जितने भी निर्वाचित एमएलए, उनका पहले सबका मत मूल्य को जोड़ लेंगे, जितना भी, जैसे राजस्थान के 129 हैं, गुणा 200 कर लिया, यूपी में 400 कुछ हैं, तो बेसिकली उनको 208 से गुना कर लिया, अलग अलग राज्यों को, सिक्किम में जितने हैं 7 से गुना कर लिया, तो सबका मत मूल्य जोड़कर इकट्ठा कर लेंगे, उसमें निर्वाचित सांसदों का भाग दे लेंगे, एमपी का मत मूल्य आ जाएगा। वैसे सिंपल है, यहाँ हमारे यहाँ अभी तक जो मत मूल्य है वो 700 कुछ है, बेसिकली 708 है, फिक्स देखें तो कितना है, 708। अभी 71 की जनसंख्या के आधार पर यही चल रहा है, कितना है, 708। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जब पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे, जहां तक मैं सोचता हूं आपको दिक्कत नहीं आनी, क्या नहीं आनी है, परेशानी। तो ये जब छोटी छोटी बातें जब आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप इस बात को समझ भी जाएंगे। हम अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, मैंने ये सब तो बता दिया आपको कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, कोटा प्राप्त करना। अब कोटे का आकलन कैसे करते हैं, मैंने वो भी बता दिया। इसमें एमपी का और एमएलए का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, ये भी बता दिया। एमएलए के मत मूल्य तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग हैं, लेकिन एमपी का जो मत मूल्य है पूरे भारत के एमपी, चाहे लोकसभा के हों राज्यसभा के हों, उनका मत मूल्य क्या है, समान है, 708 है। तो समझ आया होगा सबको।
तो कई बच्चे अच्छे जुड़ रहे हैं, और आप इस बात को कोई दिक्कत आए, हाँ वो चलता है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मान लीजिए पसंदगी नहीं लिखे, तो मैं अभी पसंदगी पर आ रहा हूँ, तो अभी मैं बता देता हूँ। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, नहीं लिखे तो मत लिखो, लेकिन एक तो लिखना ही पड़ेगा, 2 नंबर तो नहीं लिख सकता डायरेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं एकल संकणी मत प्रणाली का क्या है। इसका मतलब है जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, यानी कि एमपी एमएलए उम्मीदवारों को वरीयता या पसंदगी, प्रेफरेंस, अंग्रेजी में प्रेफरेंस कहते हैं, के आधार पर मतदान करेंगे। सामान्यतः 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, 1 नंबर चॉइस किसको डाली, 2 नंबर, 3 नंबर। अब साथियों अब डायरेक्ट कोई 2 नंबर नहीं डाल सकता, 1 नंबर तो डालनी ही पड़ेगी। 2 नंबर आपने एक ही डाली है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर वो रिजेक्ट वोट माना जाएगा। आपने एक डाली है तो उसकी वैल्यू, एक के साथ 2 डालेंगे तो वैल्यू, आपने 3 नहीं लिखा कोई बात नहीं, कम से कम 1 से 2 तक तो आए। तो ये सिंपल ध्यान रखना है, आपकी वोट रिजेक्ट ना हो जाए। भाई आप खाली 2 नंबर पसंदगी डाल के आते हैं, एक उम्मीदवार को लिख देते हैं 2, 1 नंबर किसी को देते नहीं, तो वोट रिजेक्ट है, वो किसी काम की वोट नहीं है। इसलिए साथियों आपको नियम कानून तो ध्यान रखे होंगे वोटिंग के, ऐसा नहीं है कि आप मन चाहे जो काम करें। हाँ ये जरूर है कि आप खाली 1 नंबर छोड़कर 2 3 किसी को ना देना चाहें तो मत दीजिए, इतना चल जाएगा। तो समझ आ गया। तो ऐसे वरीयता डाली जाएगी, क्या डाली जाएगी, वरीयता। अब जब वरीयता डाल देंगे तो फिर क्या होगी, मतगणना होगी। मतगणना क्या होगी, सबसे पहले प्रथम वरीयता के आधार पर होगी, उसमें केवल 1 नंबर वाली चॉइस को देखा जाएगा। किसको देखा जाएगा, 1 नंबर वाली। बस वोटिंग गिने जाएंगी, कितने उम्मीदवारों को एक एक कितने मतदाताओं ने लिखा है। तो देख लेंगे कि 1 नंबर वाली वोट इस उम्मीदवार को इतनी मिली है, दूसरे उम्मीदवार को इतनी मिली है। यदि किसी उम्मीदवार को निर्वाचित कोटा मिल जाता है, 50% +1 मिल जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित कर देते हैं। लेकिन प्रथम वरीयता के आधार पर यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित कोटा नहीं प्राप्त होता है तो क्या करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या भाई, पहले तो सबसे पहले काउंटिंग होती है, मतगणना होती है। तो मतगणना कैसे होती है, प्रथम वरीयता की, यानी कि क्रमांक 1 वाली वोटों को ही देखा जाता है। बस क्रमांक 1 किस किस उम्मीदवार के आगे कितना कितना लिखा है, वो उसके आधार पर मत मूल्य गणना करके अपना पूरा काउंटिंग की जाती है। देख लेते हैं, क्रमांक 1 के आधार पर जब काउंटिंग की, मतगणना की, और किसी भी उम्मीदवार को कोटा मिल जाता है तो उसे विजय घोषित। अगर नहीं मिला है तब क्या किया जाता है, वो भी आप सुन लीजिए साथियों। तब क्या किया जाता है, जो सबसे निचले स्थान पर उम्मीदवार आया है उसको तो हटा दिया जाता है, और उसे प्राप्त मतों को अन्य उम्मीदवारों में जोड़ दिया जाता है, उस सेकंड वरीयता के आधार पर। भाई उसे जो भी वोट प्राप्त हुआ है उसमें देखेंगे मतदाता ने वहां सेकंड वरीयता किसको दी है, तो वो वोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैसे, मैं आपको उदाहरण देके समझा देता हूं, आप तनाव ना लीजिए। उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि उम्मीदवार हैं 3, एक राम है, एक श्याम है, एक शिव है। राम है, श्याम है, शिव है। अब 5 मतदाता हैं, ए बी सी डी, ये निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। मान लीजिए पांचों एमपी हैं, मैं ये मान के चलता हूं, और ये वोट डालते हैं। अब ए वाला जो मतदाता है वो कहता है ये तो उम्मीदवार है राम श्याम। तो अब ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश कीजिएगा साथियों। ये क्या कहता है कि मैं प्रथम वरीयता जो है राम को दूंगा, मान लीजिए ऐसे देता है। प्रथम वरीयता राम को देता है, दूसरा श्याम को देता है, तीसरा इसको देता है। बी वाला बोलता है नहीं मैं तो पहला श्याम को दूंगा, दूसरा शिव को दूंगा, तीसरा इसको दूंगा। अब सी वाला बोलता है नहीं मैं तो पहला राम को दूंगा, दूसरा जो वोट है वो मैं शिव को दूंगा, तीसरा इसको दूंगा। डी वाला बोलता है नहीं मैं तो 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर इसको डालूंगा, 3 नंबर इसको डालूंगा। अब ई वाला कहता है नहीं मैं 1 नंबर तो शिव को डालूंगा, और 2 नंबर राम को डालूंगा, 3 नंबर श्याम को डालूंगा।
अब साथियों पहले तो हम प्रथम वरीयता के आधार पर मतगणना करते हैं। लोग प्रथम वरीयता के आधार पर देखें तो 1 नंबर वाली वोट जो है राम को कितनी मिली है, देखो राम को मिली है 1 नंबर वाली वोट ए और सी की। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, देखिएगा इसको, ठीक है ना। 1 नंबर वाली वोट राम को कौन कौन सी मिली है, ए और सी। श्याम को कौन कौन सी मिली है, बी और डी। और शिव को कौन सी मिली है, ए की। अब ये आपको समझ आना चाहिए। लेकिन निर्वाचित कोटा कितना मैंने बताया था सामान्यतः 50% +1। भाई 50% तो है, +1 नहीं है। अब इसमें किसी को उम्मीदवार को कैसे विजयी घोषित करें, तो फिर क्या करेंगे, अब द्वितीय वरीयता। क्या शुरू करेंगे, द्वितीय वरीयता। अब द्वितीय वरीयता में क्या करेंगे, सबसे निचले स्थान पर आए उम्मीदवार को हटाएंगे। किसको हटाएंगे, शिव को। शिव के आगे क्रॉस लगाएंगे, भाई तुम हटो। अब शिव को वोट किसने दिया है, ई ने। अब ई ने सेकंड वरीयता किसको डाली है, राम को। किसको डाली है, राम को। तो तब क्या करेंगे, जो शिव की वोट ई वाली है ये ट्रांसफर किसको कर देंगे, राम को। तो राम विजयी घोषित हो जाएगा। तो द्वितीय वरीयता के आधार पर क्या किया जाता है, सबसे निचले स्थान पर आए उम्मीदवार को हटा दिया जाता है। उसे प्राप्त मतों को, उसके प्राप्त जैसे ई को मत प्राप्त था, उसको देखेंगे प्राप्त मतों को, जो मत वाले देने वाला था मतदाता, उसने 2 नंबर किसको डाला है, 2 नंबर जिसको डाला है, तो वोट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, फिर राम। तो ये वाली स्थिति आपको समझ आई होगी एग्जाम्पल सहित। तो वो आपको समझ आनी चाहिए, थोड़ा सा साथियों ध्यान से करेंगे तो पक्का समझ आएगी। अब इसको एक बार समझ लेना। तो इस तरीके से ये हमारी प्रणाली है जो काम करती है, ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब आगे ध्यान रखना है, इसके बारे में कुछ प्रावधान और भी मैं बताने जा रहा हूं निर्वाचन रीति के बारे में, तो वो भी सुन लेना, नोट कर लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है मेरा साथियों। तो आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, मानता हूं, बुद्धिजीवी भी हैं। और कुछ बच्चे क्या है, ऐप में बच्चे जुड़े हैं 200, लेकिन जब क्लास चलती है ना बहुत कम आते हैं, 10% आते हैं। ये बहुत गलत है। तो मैं सभी लाइव क्लास के विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि लाइव क्लास का आनंद लें और इसको ढंग से करें। अब ये जैसे संविधान कंप्लीट होगा तो फिर मैं आईआर पर भी जाऊंगा और व्यवहारिक राजनीति भी करनी है। और व्यवहारिक राजनीति को मैं बहुत अच्छे से आपको दी बेस्ट कराऊंगा, कि वास्तव में ये भी कोशिश बेस्ट करा रहा हूं, लेकिन उसमें यह है कि वो मेरे अलावा कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा। आपको विकल्प भी नहीं मिलना है, इसमें हो सकता है विकल्प भी मिल जाए, कोई भाई आपसे मेरे से कोई बेटर ना पढ़ा है तो कम से कम बराबर तो पढ़ा सकते हैं, वहां विकल्प ही नहीं मिल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे चलते हैं, इसके बारे में नोट, निर्वाचन रीति से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी करते हैं। और नोट करके ये लिख लेना, नोट जो भी है। अब सिंपल है, नोट में पहला 1997 से प्रावधान है, राष्ट्रपति का उम्मीदवार जिसको बनाया जाएगा उसे 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक चाहिए। क्या प्रावधान है 1997 से, 1997 से प्रावधान है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए पचास प्रस्तावक और 50 समर्थक आवश्यक। ठीक है। दूसरा साथियों और ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन जो है वो भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। एक बार इसका राष्ट्रपति का जो निर्वाचन अधिकारी है, एक बार तो क्या होता है लोकसभा का महासचिव, दूसरी बार कौन होता है, राज्यसभा का महासचिव। राष्ट्रपति के चुनाव में क्रमानुसार लोकसभा राज्यसभा के महासचिव अब ये भी ध्यान रखना, इसका पूछेगा राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, तो लोकसभा व राज्यसभा का महासचिव। एक बार लोकसभा का महासचिव निर्वाचन अधिकारी रहेगा, एक बार राज्यसभा का के महासचिव निर्वाचन अधिकारी होते। दो बातें स्पष्ट हो गई आपको।
ये दोनों क्वेश्चन आपको पता रहने चाहिए, फैक्चुअल हैं लेकिन जानकारी बहुत जरूरी है मेरे साथियों। काफी अच्छे बच्चे हैं तो आप इस बात को नोट भी कर लेंगे, तो आप बस बने रहना है। फिर आपको तीसरी जो बात है फैक्चुअल, वो ध्यान रखना है। अभी तक हमारे यहाँ द्वितीय वरीयता के आधार पर एक ही बार मतगणना हुई थी 1969 में, जब वीवी गिरी क्या है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ध्यान रखना है साथियों, तीसरा फैक्ट नोट करके 1969 में वीवी गिरी द्वितीय वरीयता के आधार पर, वरीयता मतगणना के आधार पर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। एक बार ही हुआ। इस समय क्या है, देशमुख थे, सीडी देशमुख भी उम्मीदवार थे, नीलम संजीव रेड्डी भी थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बेसिकली इस समय नीलम संजीव रेड्डी इनके सामने थे और साथ में देशमुख भी थे। तो ये बेसिकली तब क्या द्वितीय वरीयता के आधार पर चुने गए थे, पर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। एकमात्र राष्ट्रपति हैं जब हमारे यहाँ द्वितीय वरीयता की मतगणना करनी पड़ी है। बाकी तो हमने प्रथम वरीयता के आधार पर ही चुनाव हो गया, लेकिन यहाँ पर द्वितीय वरीयता की मतगणना करनी पड़ी थी। इसमें मेनली कारण था कांग्रेस के अंदर संगठन और सत्ता में भेदभाव। सत्ता में तो बेसिकली इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने अपना उम्मीदवार अलग से उतारा था वीवी गिरी, और दूसरी तरफ वहां कांग्रेस के संगठन का उम्मीदवार, जहां कामराज प्रभुत्व कर रहे थे, संगठन पर प्रमुख थे, उनका उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी था। लेकिन जीत सत्ता की हुई, इंदिरा गांधी की जीत हुई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कहानी साथियों लंबी है, लेकिन एग्जाम पास में तो मैं बहुत ज्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि जीत इंदिरा गांधी के पक्ष के उम्मीदवार थे, सत्ता पक्ष के उम्मीदवार थे। संगठन पक्ष का, जो कांग्रेस संगठन का पक्ष का उम्मीदवार के कामराज जी के उम्मीदवार थे, वो नीलम संजीव रेड्डी थे। और देशमुख जी भी यहाँ पर चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे। तो ये आपको छोटी छोटी बातें, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अब चौथी बात और आपको ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ बेसिकली है राष्ट्रपति पद के लिए 4 महिलाएं भी उम्मीदवार रही हैं, राम मनोहर होलकर, लक्ष्मी सहगल और मीरा सहगल और मीरा कुमार और प्रतिभा पाटिल। तो 4 महिलाएं उम्मीदवार रही हैं, 4 महिलाएं उम्मीदवार जो टक्कर में आई हैं। एक तो क्या है, आपको ध्यान रखना है, ए बी सी और डी में इधर लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए में क्या है, राम मनोहर होलकर, राम मनोहर होलकर, लक्ष्मी सहगल, मीरा कुमार, ये तो तीनों निर्वाचित नहीं हो पाई थी, और प्रतिभा पाटिल ये निर्वाचित भी हुई थी। प्रतिभा पाटिल ये राजस्थान से ही हैं बेसिकली पृष्ठभूमि। प्रतिभा पाटिल ये निर्वाचित भी हुई थी। क्या हुई थी, निर्वाचित। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहेंगी तो आप आसानी से इनको हल भी कर लेंगे। तो मेरे अब जहां तक मानता हूं मैंने कोशिश की आपको समझाने की, तो वो ध्यान में रखना। तो अब एक बच्ची पूछ रही है थी कि भाई 70वां संशोधन कैसे हुआ। तो बेटा 70वां संशोधन संसद के बहुमत द्वारा होता है। चूंकि संसद का बहुमत के लिए हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 368 की। 368 में जो परिवर्तन होता है 2 प्रकार से होता है। एक तो 2/3 संसद के 2/3 बहुमत से, और एक है संसद के 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन चाहिए। तो इसमें दूसरा वाला प्रोसेस है कि संसद का 2/3 बहुमत भी चाहिए होता है, साथ में आधे राज्यों का विधानमंडल का समर्थन भी चाहिए होता है। तो अब समझ आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं। अब अगली बात देखते हैं, 56 नंबर अनुच्छेद। मैंने 54 55 आपको बता दिए। अब 56 में क्या है, तो बेसिकली है राष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि कितनी है वो ध्यान रखते हैं। इसको भी थोड़ा डिटेल में साथियों पढ़ना है। देखो भागना नहीं है, आराम से कंटिन्यू क्लास करनी है शांति से। मैं बहुत लंबा क्लास लेता भी नहीं हूँ कि आपको 3 घंटे तक आपको टेंशन देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं धीरे धीरे रोज कराने की कोशिश करा रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम आराम से कर लेंगे। एग्जाम अक्टूबर है, आगे भी चला जाएगा, वो चलता रहता है। आरपीएससी अपना काम करती रहती है बाकी, लेकिन नेट के बच्चे हैं तो वो जरूर ध्यान रखें कि उनका टाइम से होगा, इसलिए कोर्स भी टाइम से कराएंगे। अब 56 नंबर ध्यान रखना, आर्टिकल 56, इसमें है राष्ट्रपति की पदावधि।
अब सिंपली ध्यान रखना है, तो बहुत जर्नल क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 56 में है। ये बात आप सबको पता है। अब अनुच्छेद 56 फर्स्ट में क्या लिखा है वो आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 56 फर्स्ट में इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक। निर्वाचन की तारीख से नहीं है, पद ग्रहण की तारीख से। पांच वर्ष तक पद पर बना रहेगा। ये ध्यान करना है। फिर साथियों क्या है, अब ये ध्यान रखना है कि भाई 5 वर्ष तक तो पद पर बना रहेगा, लेकिन में क्या ध्यान रखना है इसके, भाई कब 5 वर्ष से पहले पद छोड़ सकता है, क्या हो सकता है 5 वर्ष से पहले, लेकिन में ये ध्यान रखना है। इसमें है 56 फर्स्ट खे और फर्स्ट गे वाले प्रावधान, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कै खे गे भी है। पहला है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना पहले त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र 5 वर्ष से पूर्व भी दे सकता है। पांच वर्ष से पहले भी त्याग पत्र दे दे, लेकिन का मतलब यही है, वैसे तो 5 वर्ष तक रहेगा, लेकिन 5 वर्ष से पहले चाहे राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को। ये बात क्लियर है। अब आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा 5 वर्ष से पहले, कहां प्रावधान है? 56 फर्स्ट कै में प्रावधान है। तो ये ध्यान रखना, पदावधि में ही। ठीक है साथियों, दूसरी बात क्या दे रखी है इसमें कि संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग 61 की प्रक्रिया द्वारा पहले हटाया जा सकता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया द्वारा पहले हटाया जा सकता है। अब साथियों यहां पर एक क्वेश्चन आता है, आपको वो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसका पेन भी बदल देता हूं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये वाला, ये जो फर्स्ट खे में दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? बेसिकली क्या है, बार बार पूछता है महाभियोग की प्रक्रिया किसमें। महाभियोग की प्रक्रिया तो 61 में है, लेकिन महाभियोग का प्रभाव किसमें है? 56 में है। अब आपका क्वेश्चन क्या आता है संविधान में, ध्यान रखना है, तो कि बेसिकली बेटा लागू होने की बात है, मेरा बेटा लागू होने की बात है। आ गया समझ? वो ध्यान रखना है। यहाँ लागू वाला सन बता रहा हूं आपको, वो नहीं बता रहा हूं, वो तनाव नहीं लेना है। समझ आ गया? तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है कि महाभियोग का जो अनुच्छेद है वो 61 की प्रक्रिया द्वारा है। किसके द्वारा है? 61 की। तो 61 की प्रक्रिया में क्या है, महाभियोग के प्रभाव की चर्चा है। किसकी चर्चा है? महाभियोग के प्रभाव की। किसकी चर्चा है? प्रभाव की चर्चा है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रक्रिया की चर्चा किसमें? 61 में। तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, तो आपको तनाव नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रहेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। भाई महाभियोग का प्रभाव किसमें है? 56 में है। महाभियोग की प्रक्रिया किसमें? 61 में। तो यहाँ पर नोट करके आप लिख लो, ऊपर ही लिख लो कि महाभियोग का प्रभाव की चर्चा भी अनुच्छेद 56 में है। अब क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके सामने आता है महाभियोग का प्रभाव की चर्चा है, तो क्या आंसर मंगाएंगे? लगाएंगे 56। महाभियोग की प्रक्रिया की चर्चा है तो 61। अब इस बात को नोट कर लीजिएगा, अन्यथा फिर आप तनाव में रहेंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए ना कि महाभियोग के प्रभाव की चर्चा किसमें? 56 में। महाभियोग की प्रक्रिया की चर्चा किसमें? 61 में। तो ये बात भी कंसल्ट कर लेना। फिर क्या है 56 फर्स्ट गे में क्या है कि जब उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं होता है तब तक पद धारण करे रखेगा। जब तक उत्तराधिकारी निर्वाचित, मान लीजिए निर्वाचन रुक गया राष्ट्रपति का, 6 महीने और भी बन सकता है, 5 वर्ष से अधिक भी जा सकता है, जब तक उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं होता। क्या नहीं होता? निर्वाचित।
तब तक पद धारण करता रहेगा, यानी कि पद पर बना रहेगा। पहले उत्तराधिकारी निर्वाचित होना जरूरी है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। जब ये बात समझ आ जाएगी तो आप आसानी से सारी बातों को समझ जाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि भाई 56 फर्स्ट में क्या है कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष पद बना रहेगा, लेकिन वो 5 वर्ष से पूर्व भी और अधिक भी कुछ न कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। पहले क्या हो सकता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। 56 फर्स्ट क में क्या है, उसे महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। फिर ग में क्या है, जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं होता तब तक पद पर बना रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें तनाव नहीं लेना है। अब हम आगे चलते हैं, 56(2) में क्या प्रावधान है, तुरंत वो भी ध्यान रखना है। 56(2) 56(2) में लिखा है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या देता है, त्याग पत्र, त्याग पत्र देता है, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अब ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ लिखा हुआ है ये पूछ सकता है, और ये भी कई बार सामान्यता पूछ लिया जाता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति इसको किसको सूचना देगा इसकी, तो सिंपल प्रावधान है, तो सूचना किसको देगा, बेसिकली लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अब चाहे ये अनुच्छेद पूछे या ये प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछे, दोनों प्रकार से आपको तैयार रहना है। जब दोनों प्रकार से आप तैयार रहेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आप आसानी से सारी बातें कर सकते हैं। अब साथियों आगे चलते हैं, क्योंकि हमें कुछ लेवल से काम भी करना है, तो मैं बहुत लंबी क्लास नहीं लेकर आपको बेसिक बेसिक बातें बताता चलता हूँ। अनुच्छेद 57 में क्या है, अनुच्छेद 57 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति का जो पद है उसमें व्यक्ति दोबारा निर्वाचन भी हो सकता है, यानी कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हो सकता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। जैसे अमेरिका में तो 2 बार ही बन सकता है, हमारे यहाँ कितनी बार भी बन सकता है, बस बहुमत होना चाहिए उसके पास। अब बहुमत तो प्राप्त करना ही होगा, ये बेसिकली है। हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अमेरिका में रेस्ट्रिक्शन है, 2 बार ही होगा। चीन ने हटा दिया, वहां पहले था, रूस ने भी हटा दिया, वहां पहले था। अब भारत में भी पहले से ही है, हटेगा, कितनी बार भी कोई निर्वाचित हो जाए। अमेरिका में आज भी प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं साथियों, अनुच्छेद 58 में क्या है, इसमें है योग्यताएं अहर्ताएं, तो एबिलिटी क्या क्या है वो भी ध्यान रखते हैं। राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं, अनुच्छेद 58। ध्यान पूर्वक सुनिएगा साथियों, फिर तो याद रहेंगे आपको एक एक बातें, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप। योग्यताएं क्या क्या है, आप 2-3 योग्यताएं हैं, आप बस वो ध्यान रखना है, इजी है, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। पहला तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और साथ में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और लाभ का पद धारण नहीं। तो 4 बातें ध्यान रख लेना। अब मैं पेन बदल के लिख देता हूं आपको अगर परेशानी आती है तो, ठीक है ना। भारत का नागरिक, दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ का पद धारण ना किया हो।
ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो जब आपको ध्यान रखना है बेटा उसका राष्ट्रपति शासन में क्या हुआ है, राष्ट्रपति शासन में कितनी प्रक्रिया हुई है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि भंग तो नहीं किया है विधानसभा को, लागू हो गया है पूरा कंप्लीटली। तो बेटा फिर तो क्या है, विधानसभा तो भी जीवित मानी जाती है ना। आपको पता है ना कि सिंपल क्या होता है, मंत्रिमंडल ही समाप्त होती है, विधानसभा केवल मूर्छित होती है। क्या होती है? मूर्छित। तो आप पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, यदि मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, तो विधानसभा बेटा कभी मरती नहीं है। 356 के समय आपको बताएंगे कि 356 से कहीं भी विधानसभा विघटित नहीं होती है, केवल निलंबित होती है, इसलिए भाग ले सकते हैं। ठीक है ना, वो आप ध्यान रख लेना। ठीक है बेटा, आ गया समझ? क्योंकि खाली मूर्छित होते हैं, क्या होते हैं? मूर्छित। इसलिए कह दिया गया है, अगर वास्तव में विघटित हो जाती है, चुनाव वाली स्थिति है, तब एक अलग मुद्दा है। आगे ध्यान रखते हैं, अगला जो चीज है वो भी आपको पता रहना चाहिए। आगे चलते हैं, जो है अब अनुच्छेद देखते हैं, अगला वाला 59 अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 59। 59 में क्या क्या है शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए क्या है शर्तें हैं? अब इसमें शर्तों में आपको ध्यान रखना है, क्या क्या शर्तें। पहले तो एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। फिर साथियों इसमें छोटी छोटी बातें और आप ध्यान रखना चाहिए कि इसमें और क्या बातें हैं। इस वाले 59 पद की शर्तें में ये तो लिखा है एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए, साथ में इसमें ये भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियों, भत्तों में, विशेषाधिकारों में जब तक वो पद धारण करेगा तो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, ये इसी में प्रावधान है। इसमें एक बात और लिखी हुई है कि पदावधि के दौरान उसके भत्ते उपलब्धियों में कमी नहीं की जाएगी। कमी नहीं की जाएगी। अब पूछेगा कोई ये बात कहाँ लिखी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, इसी में लिखी है। ठीक है ना, 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तों में ही क्या लिखा है कि वास्तव में उसके भत्ते जो हैं, उपलब्धियां हैं, उनको कम नहीं किया जाएगा जब तक वो पद धारण करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 59 में लिखा है। साथ में पद की शर्तों में लिखा है एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए, और आगे ये भी लिखा है। अब आगे चलते हैं, आगे भी हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। 60 नंबर पर चलते हैं साथियों। उसके बाद 60 में हम देखेंगे क्या क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 60, इसमें शपथ का बारे में उल्लेख है। किसके बारे में उल्लेख है? शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, जल्दी से बताइए। कुछ बच्चे बताना चाहेंगे तो देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, जल्दी बताइए। देखो कोई बता दे तो। देखो कौन बच्चा बताना चाहता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी। फिर दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख क्या तीसरी अनुसूची में? नहीं है। तीसरी अनुसूची में केवल 7 लोगों के मंत्री पद का उल्लेख है। संघ के मंत्री का, संसद के सदस्य का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक का, राज्य के मंत्री का, और एमएलएज का, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख भी नहीं है, उपराष्ट्रपति का भी उल्लेख नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो बिल्कुल कई बच्चों ने सही बताया, बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, अच्छा बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। सीजीआई भी लिखा, तो सीजीआई दिलाता है। तो क्या इसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में, क्वेश्चन क्या बनता है, अब आगे ध्यान रखना है। शपथ प्रारूप का उल्लेख क्या तीसरी अनुसूची में है? राष्ट्रपति के शपथ प्रारूप का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है या नहीं है, जल्दी बताओ। तीसरी अनुसूची में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये ध्यान रखना है, क्या है? नहीं है।
ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। वास्तव में उपराष्ट्रपति का भी नहीं है, राज्यपाल के शपथ का उल्लेख भी तीसरी अनुसूची में नहीं है। कई बार क्वेश्चन आते हैं 4 विकल्प किस किस का तीसरी अनुसूची में है, वो भी मैं खोल के बता देता हूं तीसरी अनुसूची का किस में है। चलिए तीसरी अनुसूची, अब अनुसूचियां तो पढ़ी होंगी आपने, फिर भी मैं दोबारा से बताने की कोशिश करता हूं। आप वीडियो पुरानी देख सकते हैं, फिर भी बता देता हूं आपको। जो पहली अनुसूची है उसमें संघ राज्य क्षेत्रों को उल्लेख है, दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्तों को उल्लेख है, और तीसरी अनुसूची में जो है वो शपथ प्रारूप का उल्लेख है। क्या है? शपथ। तो तीसरी अनुसूची में किस किस के शपथ प्रारूप का उल्लेख है वो ध्यान रखना है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ प्रारूप से। आप इसको नोट कर लीजिएगा साथियों, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं मैं मानता हूं, लेकिन आप नोट करेंगे तभी तो काम चलेगा। इंटेलिजेंट तो हैं आप, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता शंका आप पर। पहला है इसमें संघ के मंत्री का उल्लेख है। किसका है? संघ के मंत्री। अब मंत्री में अपने आप प्रधानमंत्री भी आ गया, डरने की जरूरत नहीं है। ये दो प्रकार की शपथ लेते हैं, पद की और गोपनीयता की। किसकी लेते हैं? पद और गोपनीयता की। ये भी ध्यान रख लेना कि ये दो प्रकार की मंत्री लोग हैं, संघ के मंत्री दो प्रकार की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की। फिर संसद के सदस्य, दूसरा कौन है? संसद के सदस्य। ये भी दो प्रकार की शपथ लेते हैं। पहला तो जब चुनाव लड़ते हैं तब, चुनाव अभ्यर्थी के रूप में, चुनाव उम्मीदवार के रूप में। दूसरा संसद सदस्य के रूप में। ये तो जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लेते हैं, वहां लिख कर देना होता है। ये अपना स्पीकर महोदय शपथ दिलाते हैं। संसद सदस्य बेसिकली प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं, तो वो ध्यान रखना है। तो संसद सदस्य के रूप में शपथ, तो ये दो प्रकार की शपथ लेते हैं। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ। तीसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख भी इसी में है। अब 3 मैंने बता दिए जिनका उल्लेख है, आगे 4 नंबर बताऊंगा। वो किसमें है? तीसरी अनुसूची में। अब तीसरी अनुसूची में और किसके शपथ प्रारूप का उल्लेख है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शपथ प्रारूप का उल्लेख भी किसमें है? तीसरी अनुसूची में है। फिर पांचवा ध्यान रखना है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की, इसका भी उल्लेख किसमें है? तीसरी अनुसूची में है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली हाई कोर्ट के न्यायाधीश का उल्लेख भी इसी में है। फिर साथियों क्या है? राज्यों के मंत्री हैं। क्या है? राज्य के मंत्री, इसमें मुख्यमंत्री भी आ जाएगा। ये दो प्रकार की शपथ लेंगे राज्य के मंत्री भी, पद और गोपनीयता की। फिर है राज्य विधानमंडल के सदस्य। तो 7 पदों के शपथ प्रारूप का उल्लेख इसके अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी दो प्रकार के लेंगे, एक अभ्यर्थी, चुनाव अभ्यर्थी के रूप में, चुनाव उम्मीदवार के रूप में, एक एमएलए एमएलसी के रूप में। तो 7 पदाधिकारियों के शपथ प्रारूप का उल्लेख है केवल तीसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ प्रारूप का उल्लेख नहीं है। एक बार फिर देख लीजिएगा साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं तो फिर ध्यान रखिएगा। तीसरी अनुसूची में किसका है? पहला संघ के मंत्री का। संघ के मंत्री कितने प्रकार की शपथ लेते हैं? 2 प्रकार की, पद और गोपनीयता। फिर है संसद के सदस्य, ये कितने प्रकार की शपथ लेते हैं? 2 प्रकार की, एक तो चुनाव उम्मीदवार के रूप में जब चुनाव लड़ने जाते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने, फिर जब निर्वाचित हो जाते हैं, संसद का चुनाव जीत जाते हैं सांसद का, तब लेते हैं शपथ। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। आगे देखें तो चौथा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का भी शपथ प्रारूप का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश का भी शपथ प्रारूप का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। फिर राज्यों के जो मंत्री हैं, जैसे सीएम है, राज्यों के बाकी मंत्री हैं, उनके शपथ प्रारूप का उल्लेख किसमें है? तीसरी अनुसूची में। ये भी 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, केंद्र के मंत्री की भांति, पद और गोपनीयता की। फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, वो भी संसद सदस्यों की तरह 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, चुनाव उम्मीदवार के रूप में और एमएलए एमएलसी के रूप में। ये बातें आपको सारी समझ आनी चाहिए। अब अगली क्लास में भी हम आपको
महाभियोग प्रक्रिया और उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं महाभियोग प्रक्रिया को आज ही बताना चाहता हूं। थोड़ा सा आप समय दें तो मैं इसको भी बता देता हूं। चलिए सुन ही लेते हैं क्या जाएगा। अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। महाभियोग का प्रभाव तो किसमें दे रखा है? 61 में। और प्रक्रिया की चर्चा किसमें है? 61 में। प्रभाव तो 56 में है। महाभियोग का प्रभाव की चर्चा किसमें है? 56 में है। ये प्रभाव तो अनुच्छेद 56 में है। मैं लिख रहा हूं, दोबारा से ध्यान रख लीजिएगा, गलती मत करिएगा साथियों। और महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। पहले तो ये बात तो क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये जब आपको स्पष्ट हो जाएगी तो आप सारी बातें समझ जाएंगे, ठीक है ना? अब सिंपल सा है, इसकी प्रक्रिया क्या है वो भी हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ राष्ट्रपति को हटाने का आधार यही है, महाभियोग लाने का आधार। आधार क्या होगा? एक ही है, संविधान का अतिक्रमण। पहली बात स्पष्ट होनी चाहिए, आधार क्या होना चाहिए? केवल संविधान का अतिक्रमण किया है। बाकी और किसी आधार पर नहीं राष्ट्रपति को हटाया जा सकता। आधार एक ही हो सकता है, संविधान का अतिक्रमण किया हो, संविधान की अवहेलना की हो, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो किस में लाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन में। किसी भी सदन में कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा, किसी भी सदन में कुल संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। अब दो स्टेप क्लियर हो गए। पहला क्या है? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही लाया जा सकता है महाभियोग। दूसरा क्या है? संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुल संख्या का 1/4 सहमति होनी चाहिए, समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी लाया जा सकता है। ये बात भी आपके सामने स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम तीसरा स्टेप क्या है वो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली तीसरा स्टेप भी क्लियर होना चाहिए। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। तीसरा स्टेप क्या है? महाभियोग प्रक्रिया के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? राष्ट्रपति को सूचना देना। यह भी आपको ध्यान रखना। अगली बात और ध्यान रखना है, यदि प्रथम सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अगर महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दे तो दूसरा सदन महाभियोग की जांच करता है। चौथा क्या है? चौथा पॉइंट, यदि प्रथम सदन कुल सदस्य संख्या के, ये सब ध्यान रखना है, कुल सदस्य संख्या, मैं लाल पेन बदल देता हूं, कुल सदस्य संख्या दो तिहाई बहुमत से खाली 2/3 बहुमत ध्यान नहीं रखना है, कुल संख्या को यहां से ध्यान रखना है, पारित कर देता है तो दूसरा सदन, कौन सा सदन? दूसरा सदन महाभियोग की जांच करता है। अब महाभियोग की जांच में न्यायाधीश भाग लेंगे, स्वयं लेंगे, सब कुछ संसद ही तय करेगी, वो स्वयं ही जांच करते हैं। ये है। अब क्या प्रक्रिया, न्यायाधीश बुलाए जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं होती है।
अब सिंपल है, वो उन्हीं पर विवेक पर है, संसद सदस्य क्या चाहते हैं वो सिंपल सा ध्यान रखना है। तो इस जांच के समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो वास्तव में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। जांच के समय राष्ट्रपति क्या रख सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट ध्यान रखना है साथियों, दूसरे सदन की जांच के समय राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। इसके बावजूद भी जांच के बाद यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति उसी तिथि से हटा माना जाता है। उसी तिथि से हटा माना जाता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। मूल बैरेक्ट में ऐसे लिखा है, पद रिक्त माना जाता है। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रहना चाहिए। अब मैं 5 पॉइंट 1 मिनट में आपको तुरंत रिवाइज कर देता हूं। अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो देखिए, तो इसमें तनाव नहीं लेना। महाभियोग की प्रक्रिया 61 में, महाभियोग का प्रभाव 56 में, आधार क्या है, संविधान का अतिक्रमण। स्टेप पहला क्या होगा, संसद के किसी सदन में कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं राष्ट्रपति का। आगे देखते हैं। तीसरा, महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना। यदि प्रथम सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो दूसरा सदन महाभियोग की क्या करेगा, जांच। फिर महाभियोग की जांच के समय राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन जांच के बावजूद भी दूसरा सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसी तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। तो ये आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इस क्लास से मैं विदाई चाहता हूं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।